You might have observed something similar when you try to thread needle. जब आपने नीडल का जो आई होता है उसमें जब आप थ्रेड डालने की कोशिश करते हो तभी भी आपने कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा, यानी कि जब भी हम सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तभी भी कुछ ऐसा ही होता है। जो धागा डालने की कोशिश में जो एक एंड होता है थ्रेड का वो स्प्लिट हो जाता है स्ट्रैंड्स में। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। कई बार ऐसा होता है सुई में धागा डालते टाइम कि जो थ्रेड का जो एंड है जिसे हम नीडल आई में डालने की कोशिश करते हैं वो कई सारे स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। जिससे क्या होता है कि नीडल के आई से जो थ्रेड होती है वो आसानी से नहीं जा पाती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, थ्रेड के जो थिन स्ट्रैंड्स जो हम देखते हैं आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। वो भी और भी ज़्यादा थिन स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं, यानी कि जो थिन स्ट्रैंड्स हमें थ्रेड में दिखाई देते हैं जो अलग अलग हुए होते हैं उससे भी ज़्यादा पतले यानी कि थिन स्ट्रैंड्स से, जिन्हें हम कहते हैं फाइबर, उससे वो स्ट्रैंड्स बने हुए होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक जो होता है यानी कि जो क्लॉथ मटेरियल होता है वो यार्न से बना हुआ होता है, यानी कि थ्रेड से बना हुआ होता है, और जो यार्न्स यानी कि थ्रेड्स होते हैं वो फाइबर से बने हुए होते हैं, यानी कि थिन स्ट्रैंडेड फाइबर से बने हुए होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। कुछ fibers जो होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एंड जूट जो है वो प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क फाइबर्स एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। गोट या शीप की फ्लीस से वूल मिलता है हमें। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। रैबिट के हेयर से और यॉक और कैमल के हेयर से भी हमें जो है वूल मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्कवॉर्म के कोकून से मिलता है हमें, यानी कि सिल्कवॉर्म एक तरह का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जो अपने आसपास जिस तरह से बटरफ्लाई का जब बेबी पैदा होता है तो उसके बाद वो अपने आसपास एक थ्रेड से कोकून फॉर्म करता है ना, उसी तरह से सिल्कवॉर्म भी एक ऐसा इंसेक्ट होता है, एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि अपने आसपास कोकून फॉर्म करता है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थ्रेड से बनता है। तो उसी कोकून से हमें सिल्क मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available of making fabrics। हज़ारों सालों पहले नेचुरल फ़ाइबर ही एक ऐसा फ़ाइबर था जो कि फैब्रिक बनाने के लिए अवेलेबल था, यानी कि सिंथेटिक यानी कि केमिकली सिंथेसाइजिंग फ़ाइबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि इतना साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, केमिकल्स इतना ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए सिर्फ नेचुरल फ़ाइबर्स ही यूज़ होते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज। पिछले 100 सालों से जो है जो फाइबर्स हैं वो हमारे केमिकल सब्सटेंसेज से भी बनाए जाने लगे हैं, which are not obtained from plant और animal sources, जो कि हमें प्लांट या फिर एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलते हैं। यानी कि ये जो केमिकल्स हैं इनका ज़्यादा यूज़ कह लो या फिर जो इनका क्या कहते हैं इन्वेंशन है, ये लास्ट 100 years में ही हुआ है, जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ही हमारे इंडिया में फैक्ट्रीज़ डाली, हमें साइंस के लिए इतना ज़्यादा डेवलप किया। साइंस में क्या, उन्होंने केमिकल्स की फैक्ट्रीज़ लगाई, क्लॉथ की फैक्ट्रीज़ लगाई, ठीक है, क्योंकि जो मशीन से क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करने का काम उन्होंने ही स्टार्ट किया था पहले, तभी तो गांधी जी ने जो है चरखा को प्रमोट किया था, वो हम इस चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे। These are called synthetic fibers। ये जो केमिकली सिंथेसाइजिंग फाइबर्स होते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, ये भी मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन और आर्किलिक। कुछ एग्जांपल्स जो कि सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन एंड आर्किलिक।
ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स के, यानी कि केमिकली सिंथेसाइजिंग फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्लांट फाइबर्स, यानी कि वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने कभी ऑयल लैम्प्स के लिए विक्स बनाई है? यानी कि घरों में पहले जब लाइट की शॉर्टेज थी या फिर लाइट नहीं होती थी, तो ऑयल लैम्प्स में जो रुई की बत्ती डाली जाती थी, कभी वो बनाई है आपने? What do you use for making these wigs? ये wigs बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. विक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि कॉटन वूल का इस्तेमाल मैट्रेसेस को फिल करने के लिए, यानी कि गद्दों को फिल करने के लिए, किल्ट्स को फिल करने के लिए, पिलोज़ को फिल करने के लिए भी किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, थोड़ा सा कॉटन वूल लें, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, उसे थोड़ा सा खींचे और उसके एजेस की तरफ देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया आपने? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। उसमें से कुछ स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स निकलेंगे, जिस तरह से हमने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था थ्रेड वाला, उसमें हमें थिन स्ट्रैंड्स दिख रहे थे, वैसे ही कुछ स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स हमें इसमें भी दिखेंगे जब हम कॉटन वूल से थोड़ा सा उसको पुल करके उसका थ्रेड बाहर निकालेंगे। तो ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं जो आपने देखे, ये भी कॉटन फाइबर से ही बने हुए हैं। सो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? कभी सोचा है कि ये कॉटन वूल कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। इसे खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स जो है वो यूजुअली ऐसी जगहों पर उगाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट हो और जहाँ का क्लाइमेट वार्म यानी कि गर्म हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स का नाम बता सकते हैं हमारी कंट्री के जहाँ पे कॉटन उगाया जाता हो? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। कंट्रीज़ जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है वो प्लेसेस हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और एमपी के सेंट्रल पार्ट में भी उगाया जाता है। तमिलनाडु के साउथर्न जोन में उगाया जाता है, उड़ीसा भी उगाया जाता है, एंड एट्सेट्रा। बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे उगाया जाता है कॉटन। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन। कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं, यानी कि कॉटन बॉल्स जो होती हैं, जो कॉटन बॉल्स होती हैं ना, वही कॉटन प्लांट का फ्रूट होते हैं और वो एक लेमन के साइज़ जितने बड़े होते हैं। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen. जब वो बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं तब वो बॉल्स बर्स्ट हो जाते हैं और उनमें से जो कॉटन फाइबर से कोटेड सीड्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड? कभी कोई कॉटन फील्ड देखी है दैट इज़ रेडी ऑफ पिकिंग, जो कि पिकिंग के लिए तैयार हो, यानी कि कॉटन बॉल्स को निकालने के लिए तैयार हो, जिसमें कॉटन बॉल्स पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हों, बर्स्ट हो चुके हों? क्या ऐसी कोई कभी कॉटन फील्ड देखी है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है जैसे कि वो जो फील्ड है ना वो स्नो से कवर्ड है। जब भी कभी स्नोफॉल होता है ना तो प्लांट्स के ऊपर ऐसे स्नो जम जाता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे कि स्नो कवर्ड फील्ड देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि आपको फिगर 3.6 में भी देखने को मिला है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल्स से जो कॉटन है वो यूजुअली हाथ से ही निकाला जाता है, क्योंकि अगर हाथ से नहीं निकालेंगे तो वो इतना, पहली बात तो अगर कोई मशीन का यूज़ करेंगे हम तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉटन इतना लाइट वेटेड होता है कि उड़ जाता है या फिर वो नीचे गिर सकता है, ख़राब हो सकता है, इसलिए यूजुअली उसे हाथ से ही पिक किया जाता है। Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning. फिर जो फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो कॉटन बॉल्स होती है, मैंने बताया था ना कि जब कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती है तो उनके अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड से फाइबर को अलग करने के लिए कोम्बिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर 3.7 में दिख रहा है। इन्होंने एक कोम्ब लिया हुआ है और उससे फाइबर से सीड को सेपरेट कर रही हैं ये। तो इस प्रोसेस को हम कोम्बिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
गिनिंग, इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं और कोम्ब से करते हैं इसीलिए इसे हम कोम्बिंग कहते हैं। वैसे इसे हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, ट्रेडिशनली जो गिनिंग थी वो हाथ से की जाती थी, जैसा कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा 3.7 में। These days machines are also used for ginning, आजकल हम लोग मशीन्स का भी यूज़ करते हैं गिनिंग के लिए। The next plant-based fiber is jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. Jute plant की stem से हमें jute fiber मिलता है। फिगर 3.8 में आपको एक jute plant दिखाई दे रहा है, इसकी stem भी दिखाई दे रही होगी, तो इसकी stem से ही हमें jute फाइबर मिलता है। अब कैसे मिलता है वो हमें आगे पता चलेगा। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सबसे पहली बात तो जूट रेनी सीजन के दौरान कल्टिवेट किया जाता है, यानी कि उगाया जाता है। इसकी कल्टिवेशन रेनी सीजन के दौरान होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जूट मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को मेनली तभी हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हार्वेस्ट करने के बाद में इनकी जो बची हुई स्टेम होती है उसे कुछ दिनों के लिए पानी में इमर्स करके रखा जाता है, यानी कि भिगो कर रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। जो स्टेम्स होती हैं वो रॉट हो जाती है, यानी कि सड़ जाती हैं, रोटन हो जाती हैं, और फिर फाइबर्स को हाथ से सेपरेट किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। Now to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. अब फैब्रिक बनाने के लिए इन सारे yarns को सबसे पहले हमें इन सारे फाइबर्स को सबसे पहले हमें यार्न में कन्वर्ट करना होता है। हाउ इज़ इट डन, ये कैसे होता है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यार्न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि कॉटन यार्न्स फॉर्म करना। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप कॉटन यार्न खुद से भी बना सकते हो बाय यूजिंग एक्टिविटी नंबर 4। So the activity number 4 is hold some cotton wool in one hand. कुछ कॉटन वूल को एक हाथ में पकड़ो। पिंच सम कॉटन, थोड़े से कॉटन वूल को ऐसे पिंच करो, यानी कि दबाओ। बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, थंब और फोर फिंगर के बीच में। ऑफ द अदर हैंड, दूसरे हाथ के, यानी कि दूसरे हाथ की थंब और फोर फिंगर के बीच में उसे दबाओ। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीमे धीमे कॉटन को पुल करना स्टार्ट करो, यानी कि खींचना स्टार्ट करो। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, फाइबर को कॉन्टिन्यूसली ट्विस्ट करते हुए दोनों थंब और फोर फिंगर के बीच में उसे जेंटली पुल करो, जैसा कि फिगर 3.9 में दिखा रहे हैं। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आपको एक यार्न बन रही है? अब आपसे क्या एक यार्न बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? The process of making yarn from fiber is called spinning. फाइबर से yarn बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम spinning कहते हैं। In this process, fibers from the mass of cotton wool are drawn out and twisted. जिस तरह से आपने हाथ से इसे किया था ना, उसी तरह से मशीन्स के थ्रू इन्हें ड्रॉन आउट किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है इस प्रोसेस के दौरान। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है कि जो मशीन होती है उसकी वजह से जो फाइबर्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। एक सिंपल सा डिवाइस जो स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है उसे हम हैंड स्पिंडल कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड तकली। इसे हम तकली भी कहते हैं। फिगर 3.10 में 11 में हमें ये दिखाया गया है तकली। Another hand operated device used for spinning is चरखा। दूसरा हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होता है चरखा। फिगर 3.10 में जो डिवाइस हमें दिख रहा है वो है तकली, और फिगर 3.11 में जो हमें डिवाइस दिख रहा है वो है चरखा। ये दोनों ही स्पिनिंग डिवाइसेस हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। चरखा का यूज़ महात्मा गांधी ने पॉपुलराइज किया था, उन्होंने इसे फेमस बनाया था एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के का पार्ट बनाकर उन्होंने इसे फेमस बनाया था। अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें
पीछे की साइड में जो उसका बैक कवर होता है, उसे जब आप बैक पेज पे देखेंगे तो वहाँ पे महात्मा गांधी की एक ऐसे चरखा लिए हुए इमेज भी दिखाई देगी आपको, जो कि एक नेशनल मूवमेंट को शो करती है, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शो करती है। तो ही एनकरेज पीपल टू वेयर अ तकली क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन वॉन टर्म्ड एज खादी। उन्होंने लोगों को इनकरेज करने के लिए कि लोग जो हैं वो होमस्पन क्लोथ्स पहने, घर के बने हुए, हाथों से बने हुए क्लोथ्स पहने, जिस कपड़े को हम बोलते हैं खादी, इसके बने हुए कपड़े पहने, और शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और ब्रिटेन की मिल्स में जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें इग्नोर करें, उन्हें ना खरीदें, उन्हें पूरी तरह से जो है इंडिया से ख़त्म कर दें। इसलिए उन्होंने चरखे को प्रमोट करना स्टार्ट किया था एज एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले क्या होता था कि जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया में ही ये सारे फैक्ट्रीज़ लगाई, वरना इन फैक्ट्रीज़ के पहले जो कपड़ा था वो इन्हीं चरखों के से ही बनाया जाता था। अगर आप बहुत पुराने लोगों के कपड़े देखें तो वो इन्हीं से बनाए जाते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ डाली, हमारा ही पैसा यूज़ करके उन्होंने फैक्ट्रीज़ डाली, हमारे ही पैसे से उन्होंने वर्कर्स हायर किए, यानी कि वो हमें और हमारे पैसा जिन हमारे पैसों से उन्होंने क्लोथ्स बनाए, वो क्लोथ्स बेचकर हमारे ही इंडिया में वो क्लोथ्स वो बेचते थे, और उससे जो पैसा आता था वो उसे अपने कंट्री में बेचते थे या अपने काम के लिए यूज़ करते थे, यानी कि वो किसी भी तरह से हमारी कंट्री के काम नहीं आता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने उसे उनके जो बड़ी बड़ी मिल्स पे बने हुए क्लोथ्स थे उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करने का जो है हमें एक उपदेश दिया और इस चरखे को प्रमोट किया। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. खादी को प्रमोट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जिसका नाम रखा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956। अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो कमीशन था इसको स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस यही था कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, पहली चीज़ तो वो खादी को प्रमोट करना चाहती थी, दूसरी चीज़ वो हमारे जो रूरल एरियाज़ थे, जो विलेज एरियाज़ थे, उनमें खादी की फैक्ट्रीज़ लगाकर, मतलब कि खादी को प्रमोट करके लोगों को थोड़ा सा स्टेबल बनाना चाहती थी, प्लस खादी को प्रमोट करना चाहती थी, लोग हैंड स्पन क्लोथ्स का यूज़ करें, इस चीज़ को वो प्रमोट करना चाहती थी, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहती थी, और इससे रिलेटेड यानी कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एजेंसीज़ थी, एक्ट्स थे, वो सब भी व्हेनेवर रिक्वायर्ड वो सब भी इस एक्ट के साथ में, इस एक्ट को प्रमोट करने में, इस एक्ट को इस्टेब्लिश करने में, इस एक्ट के थ्रू लोगों की हेल्प करने में उनकी हेल्प कर रहे थे। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. काफ़ी लार्ज स्केल में यानी कि लार्ज मात्रा में जो यार्न्स की स्पिनिंग होती है वो स्पिनिंग मशीन्स के थ्रू होती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद में जो यार्न्स होते हैं यानी कि थ्रेड्स होते हैं उनका यूज़ फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। Our next topic is yarn to fabric, यानी कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। There are many ways by which fabrics are made from yarns. कई सारे तरीके हैं जिनसे यार्न से फैब्रिक बनता है। The two main processes are weaving and knitting. दो main processes जो है वो है weaving और knitting. So let's have a look of weaving. In activity number 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. आपने ये नोटिस किया होगा एक्टिविटी नंबर 2 में कि जो फैब्रिक है वो दो सेट ऑफ यार्न से मिलकर बना होता है, यानी कि यार्न्स के दो सेट से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें हमें पीसेस दिखाई दे रहे थे ना जब हमने फैब्रिक का एक जूम व्यू देखा था। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. जो प्रोसेस होता है दो सेट्स ऑफ फैब्रिक्स को एक साथ अरेंज करने का, दो सेट्स ऑफ यार्न्स को एक साथ अरेंज करने का टू मेक अ फैब्रिक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग, यानी कि सिलना।
लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करके देखते हैं वो वीव होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर कैसा पैटर्न फॉर्म करते हैं। नाउ हियर वी हैव एक्टिविटी नंबर 5। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर के 2 पेपर शीट्स लेने हैं हमें। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ, हमें उनको स्क्वायर पीसेस में कट करना है लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज, जो कि 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो। अब स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है सारे साइड्स इक्वल होंगे 30 सेंटीमीटर के। फ्रॉम ईच शीट नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों शीट्स को हाफ फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन फिगर 3.12। जैसा कि फिगर 3.12 में हमें दिख रहा है वैसी लाइन्स हमें पेपर शीट पर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे फिगर 3.12 ए में दिखाया गया है किस तरह से आपको पेपर शीट्स को हाफ फोल्ड करना है, और फिगर 3.12 बी में दिखाया है कि किस तरह से लाइन्स ड्रॉ करनी है। नाउ कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। अब दोनों शीट्स को डॉटेड लाइन्स के अलोंग कट करो और उसके बाद उन्हें अनफोल्ड कर दो। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर। पेपर शीट में अब जो कट लगे हुए हैं उनसे एक एक करके जो शीट्स हैं, पेपर शीट्स हैं, उनको वीव करो यानी कि बुनो। एक के बाद एक उनमें से पास करो, जिस तरह से इसमें दिखाया है ना ऑल्टरनेट फॉर्म में, इस तरह से। फिगर 3.12 सी में जिस तरह से दिखाया है बिल्कुल उसी तरह से। फिगर 3.12 डी शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। फिगर 3.12 डी में जो पैटर्न शो हो रहा है, सारी स्ट्रिप्स को वीव करने के बाद में जो पैटर्न आपका बनेगा वो कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. इसी मैनर में जो 2 सेट्स होते हैं फैब्रिक के, उन्हें भी 2 सेट्स होते हैं यार्न के, उन्हें भी फैब्रिक बनाने के लिए कुछ इसी मैनर में वीव किया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। हमारे जो यार्न्स होते हैं वो पेपर स्ट्रिप्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थिनर होते हैं। पेपर स्ट्रिप्स तो हमारे वाइड हैं, बट जो यार्न्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जाहिर सी बात है कि जो फैब्रिक की वीविंग होती है, फैब्रिक की जो बुनाई होती है वो लूम्स में होती है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। ये जो आपको फिगर 3.13 में दिखा रहा है ना, ये हैंडलूम है, यानी कि हाथ से फैब्रिक बना रही हैं इसमें। और पावर ऑपरेटेड यानी कि मशीन्स भी यूज़ होती हैं वीविंग के काम के लिए। Now the next process of making fabric from yarn is knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? क्या आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर्स कैसे बुने जाते हैं? In knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. knitting में क्या होता है कि एक सिंगल yarn यूज़ होता है पूरा फैब्रिक का पीस बनाने के लिए। आपने कभी देखा है कि जब हमने जब वीविंग की थी तो वहाँ पे 2 सेट ऑफ yarn यूज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे knitting के लिए केवल 1 yarn यूज़ होता है पूरा का पूरा फैब्रिक प्रिपेयर करने के लिए। एज यू कैन सी इन फिगर 3.14 द प्रोसेस ऑफ knitting। या फिर आपने अपने घर पे भी देखा होगा मम्मी लोगों को स्वेटर बुनते हुए, तो उसमें एक ही जो है वूलन बॉल होता है, उसी से वो पूरा का उसी एक थ्रेड से ही वो पूरा का पूरा जो है फैब्रिक बनाती है, पूरा का पूरा स्वेटर बनाती हैं या फैब्रिक बनाती हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ द सॉक्स? क्या आपने कभी भी जो फटे हुए सॉक्स होते हैं उनसे कभी भी जो फैब्रिक है उसे खींचा है? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. एक सिंगल यार्न को जब आप खींचते जाते हो एक टॉर्न सॉक्स से, यानी कि फटे हुए मोजे का एक सिंगल यार्न जब आप खींचते जाते हो तो बाय द टाइम जो सारा का सारा जो जितना भी यार्न यूज़ हुआ था उस सॉक्स को बनाने में, वो पूरा का पूरा ऐसे ही हमें जैसा पहले था वैसा ही मिल जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो सॉक्स होता है ना वो अनरेवल हो जाता है, खुल जाता है।
सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। सॉक्स और काफ़ी सारे क्लोथिंग आइटम्स जो हैं वो निटेड फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है, यानी कि जब आप घर के स्वेटर, घर के बने हुए स्वेटर्स पहनते होगे तो वो अलग टाइप के होते हैं, और जो बाहर से मार्केट से लेकर आते हो वो अलग होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो घर के बने हुए स्वेटर्स होते हैं वो हैंड वोवन होते हैं, और जो बाहर आप मार्केट से लेकर आते हो वो यूजुअली मशीन से बने हुए होते हैं। Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी भी ऐसा कोई फैब्रिक देखा है जो कि कोकोनट की आउटर कवरिंग से बना हो। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। इन फाइबर्स का यूज़ किस लिए होता है? तो जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है, यानी कि कोकोनट के जो हेयर्स होते हैं, यानी कि जो वो वाला हेयरी कोकोनट होता है ना, जो उसको ऐसे छीला जाता है पकड़ के, वो जो होता है उसकी जो आउटर, यानी कि वो जो हेयर्स होते हैं ना, वो पूरी लेयर जो होती है उसकी, उसे हम कॉयर कहते हैं। और उस कॉयर से भी एक फैब्रिक बनता है, और उस फैब्रिक से यूजुअली उसे हम कॉयर बोलते हैं, और उसे हम जूट भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जूट नहीं होता, वो कॉयर होता है। क्योंकि जूट तो हमारा प्लांट से एक्सट्रैक्टेड होता है, ये भी प्लांट से एक्सट्रैक्टेड है, लेकिन ये हमारा कोकोनट से बना हुआ है और वो डायरेक्टली प्लांट स्टेम से बनता है जूट। तो ये जो कॉयर होता है, यानी कि जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है, इससे ब्रशेस बनाने में यूज़ किया जाता है, और कुछ डोर मैट्स वगैरह बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है, एंड एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग का यूज़ अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ये फैब्रिक्स का यूज़ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि अलग अलग क्लोथिंग मटीरियल्स, क्लोथिंग आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई कॉटन का क्लोथ है, उसे वीव किया जाता है, तो कॉटन की शर्ट्स बनती हैं, कुर्ताज बनते हैं, पजामाज बनते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। अब जो निटेड क्लोथ होता है, निटेड फैब्रिक होता है, जैसे कि हमारा कोई वुलन फैब्रिक हो गया। वुलन फैब्रिक की बात करें तो ऐसे मफलर बनता है निटिंग के प्रोसेस से, स्वेटर बनता है, जैकेट्स नहीं बनते हैं शायद, लॉन्ग स्वेटर्स बनते हैं, कोट्स बनते हैं, एट्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। So the last topic of this chapter is history of clothing materials. Have you ever wondered what materials people use in ancient times for clothes? क्या आपने कभी भी सोचा है कि एंशियंट टाइम में लोग क्लोथ्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते होंगे जो फैब्रिक्स नहीं थे, यानी कि फैब्रिक्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी? It appears that in those time people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. ऐसा अपेयर्ड है, यानी कि ऐसा माना गया है, देखा गया है कि जो लोग हैं, ऐसे काफ़ी सारे हमें अवशेष भी मिले हैं इन सब चीज़ों के, कि जो उस टाइम के लोग थे वो बार्क्स का यूज़ करते थे, जो ट्रीज़ की बिग लीव्स थी उनका यूज़ करते थे, एनिमल स्किन्स का यूज़ करते थे, फर्स का यूज़ करते थे, एनिमल फर का यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। क्योंकि उस वक्त जो है फैब्रिक्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फैब्रिक्स नहीं इन्वेंट हुए थे, तो उस वक्त वो अपने आप को कवर करने के लिए यही सब चीज़ों का यूज़ करते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, जैसे जैसे लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। लोगों ने ट्विग्स यानी कि टहनियों को और घास को मैट्स और बास्केट्स में वीव करना यानी कि बुनना सीख लिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स को, एनिमल फ्लीस को, हेयर्स को, एनिमल्स की स्किन को, उनके हेयर्स को उन्होंने ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, उसके बाद इनका वो फैब्रिक बनाते थे। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, लाइक राजा महाराजा टाइप के जो लोग होते थे, वो कॉटन के फैब्रिक्स पहनते थे, जो कि वो कॉटन के फैब्रिक्स पहनते थे जो कि वो गंगा के प्लेन पर, यानी कि गंगा का जो रीजन था ना, उसके गंगा के पास का, यानी कि गंगा का जो तट था उस पे उगाते थे।
फ्लेक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लेक्स भी एक प्लांट है, फ्लेक्स को हम हिंदी में सन कहते हैं। ये भी एक प्लांट है जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। नाइल यानी कि नील नदी के किनारे, एंशिएंट इजिप्ट में नील नदी के किनारे कॉटन और फ्लेक्स की कल्टिवेशन की जाती थी एंड वो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उन्हें फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस वक्त लोगों को कपड़े सिलने के बारे में नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग जो थे वो सिंपली अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैब्रिक्स को ऐसे ही ड्रैप कर लेते थे, डाल लेते थे अपने बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अलग अलग फैब्रिक्स को ड्रैप करने के अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल, सिलने वाली जो नीडल होती है ना, यानी कि जो सुई होती है, उसके इन्वेंशन के साथ साथ पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। लोगों ने फैब्रिक्स को स्टिच करना यानी कि सिलना शुरू किया क्लोथ्स बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। स्टिच्ड क्लोथ्स जो है वो कई सारे वेरिएशन से होकर गुजरे, लेकिन स्टिचिंग आज तक कभी बंद नहीं हुई। सिंस इस इन्वेंशन से जो स्टिचिंग था वो उस कई सारे वेरिएशन से होकर गुजरा, यानी कि कई सारे वेरिएशन आए स्टिचिंग में, यानी कि कई सारे क्लोथ्स बने, जैसे कि पैंट, शर्ट, साड़ी, धोती, कुर्ता एंड लॉट्स मोर लाइक दैट। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आज भी एक अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक की तरह हम साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन का यूज़ करते हैं? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो हम अनस्टिच्ड पहनते हैं एंड दे स्टिल लुक ब्यूटिफुल। सो दीज आर साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन एट्सेट्रा। Just as there's a large variety in the food eaten all over our country, हमारे पूरे कंट्री में जैसे खाए जाने वाले फूड की इतनी लार्ज वैरायटी है, इतनी सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। हमारे वैसे ही जो फैब्रिक है और क्लोथिंग आइटम है उसमें भी काफ़ी बड़ी वैरायटी यूज़ की जाती है, यानी कि फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स भी कितने सारे, ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल फैब्रिक्स हैं, अनकाउंटेबल क्लोथिंग आइटम्स हैं एंड अनकाउंटेबल फूड वैरायटीज़ तो हैं ही। अब ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट साइकिल दी हुई है जो है कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स से गिनिंग के प्रोसेस के थ्रू फाइबर बनता है, फिर स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू यार्न बनता है, और फिर निटिंग और वीविंग के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि निटिंग का प्रोसेस यूज़ करके या फिर वीविंग का प्रोसेस यूज़ करके फैब्रिक बनता है। यानी कि एक कॉटन रोल से फैब्रिक बनने तक की ये पूरी की पूरी साइकिल मेंशन्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ की टर्म्स भी गिवन है, की वर्ड्स गिवन है, जिसकी डेफिनेशन आप लोगों को फाइंड आउट करनी होगी, और ये डेफिनेशन आपको इसी चैप्टर में जो अभी मैंने पढ़ाया है उसी में आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।